अरे वीरा, अब तो देख ले, कुछ ही दिनों में तू इस गांव की सबसे सुंदर दुल्हन बनने वाली है। फिर तो तू हमें भूल ही जाएगी, क्यों? सही कहा आयशा, फिर तो वीरा महल की रानी बन जाएगी। हमारे साथ इस ठंडे पानी में पैर भिगोने का वक्त कहाँ होगा इसके पास। क्यों री वीरा, अभी से रानी वाले नखरे शुरू कर दिए क्या? तुम दोनों भी ना बस चिढ़ाती रहती हो। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, महल की रानी बनूं या कहीं और, तुम दोनों के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। आखिर बचपन की सहेलियां हो तुम मेरी। अरे वाह, इतना प्यार। अच्छा सुन, अगर इतना ही प्यार है तो देख, वो जो बीच तालाब में कमल का फूल दिख रहा है ना, वो लाकर दिखा मुझे, तब मानूंगी कि तो हमें सच में याद रखेगी। अरे नहीं ईशा, वहाँ मत जा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस तालाब की गहराई का कोई अंत नहीं है। और वैसे भी आज पानी कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। डरपोक कहीं की, तो डरती रह। मैं अभी जाकर वो फूल लेकर आती हूँ। देखना वीरा की शादी में वो फूल सबसे पहले मैं ही उसके बालों में लगाऊंगी। ईशा हंसते हुए धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगी। वीरा और काव्या उसे देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। ईशा, संभल कर जाना, ज्यादा दूर मत जाना। अरे फिक्र मत कर वीरा, मैं बस अभी आई। हाँ, वीरा बचाओ, मेरा पैर, मुझे कोई नीचे खींच रहा है, बचाओ। ईशा, ईशा क्या हुआ? वीरा, वीरा, काव्या बचा लो, कोई नीचे है, वीरा। इससे पहले कि वीरा और काव्या पानी की ओर दौड़ पाती, ईशा एक तेज झटके के साथ पानी के अंदर समा जाती है। पानी के ऊपर सिर्फ कुछ बुलबुले उठते हैं और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। ईशा, ईशा बाहर आओ, मजाक मत करो ईशा। ईशा, ईशा तुम कहाँ गई? वीरा, वीरा वो तो गायब हो गई। काव्या, जल्दी चल, हमें सबको बताना होगा। ईशा, ईशा ऐसे कहीं कैसे गायब हो सकती है? वीरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। काकी, ओ काकी, गजब हो गया काकी। क्या हुआ वीरा, तुम दोनों ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, तुम रो क्यों रही हो? और मेरी ईशा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ तालाब गई थी ना? काकी, वो तालाब में ईशा को पानी के अंदर कोई खींच ले गया। हमने बहुत कोशिश की पर वो बाहर नहीं आई। क्या कहा? क्या कह रही हो तुम लड़की? मेरी बेटी तैरना नहीं जानती है, वो ऐसे कैसे डूब सकती है? सच सच बता, कहाँ है मेरी ईशा? काकी, हम झूठ नहीं बोल रहे। पानी में कोई हलचल नहीं हुई, बस एक झटका लगा और ईशा आंखों से ओझल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के नीचे कोई उसे निगल गया हो। शोर सुनकर ईशा के पिता और गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। मैंने पहले ही कहा था, इस तालाब की मिट्टी कच्ची नहीं है। यहाँ जो एक बार गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ये तालाब नहीं, मौत का द्वार है। बस करो भाइयों, अब और मत ढूंढो। मेरी बच्ची कोई पत्थर नहीं थी जो पानी में गिरकर मिल जाएगी। वो तो मेरी जान थी जिसे ये काल निगल गया। अरे ओ तालाब, मेरी बेटी वीरा तो शादी की खुशियां मनाने आई थी, पर तूने उसे मातम दे दिया। कल जिसकी सहेली की डोली उठने वाली थी, तूने आज उसी की चिता सजा दी। मेरे फूल जैसी बच्ची को वापस कर दे, वापस कर दे, वरना ये बाप भी यही अपने प्राण त्याग देगा। ईशा, तू जहाँ भी है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। ये तालाब अगर राज छुपाता है तो मैं वो राज खोल कर रखूंगी। वक्त का पहिया घूमता रहा, पर उस तालाब का सन्नाटा नहीं टूटा।
गांव की गलियों में जहां शादी की शहनाइयां गूंजती थीं, वहां आज ईशा की यादों का मातम था। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, एक तरफ सहेली को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ कुल की मर्यादा और शादी का अटूट बंधन। वीरा बेटी, मैं जानता हूँ कि ईशा के जाने से तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन जीवन रुकता नहीं है बेटा। आज तुम्हारी शादी का दिन है, थोड़ा मुस्कुरा दो। महाराज सही कर रहे हैं वीरा बेटी, होनी को भला कौन टाल सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि आज इस शुभ घड़ी में आपके चेहरे पर मुस्कान वापस आए, इसलिए मैं अपने पूर्वजों की ये अनमोल धरोहर आपके लिए लाया हूँ। ठाकुर धीरे से मखमली कपड़ा हटाता है। सामने एक अद्भुत नक्काशीदार चांदी का आईना है। उसकी चमक ऐसी है कि वीरा की आंखें चौंधिया जाती हैं। ठाकुर जी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरी सबसे प्रिय सखी ईशा गायब है, मेरा मन तो रो रहा है, फिर मैं इस आईने में देखकर श्रृंगार कैसे करूंगी? सहेली के बिना ये सजावट मुझे बोझ लग रही है। सही कह रही है वीरा, ठाकुर जी हमारी सहेली ना जाने किस हाल में होगी। यहाँ हमें सजने संवरने को कहा जा रहा है, ये हमसे नहीं होगा। बेटी, ये कोई साधारण आईना नहीं है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो भी दुल्हन इसमें अपना मुख देखती है उसका सुभाग अमर हो जाता है। इसमें अपनी सुंदरता देखोगी तो सारे गम भूल जाओगी। इसे आजमा कर तो देखो। बेटी, ठाकुर जी का मान रख लो, वे बड़े प्रेम से ये उपहार लाए हैं, तुम इसे स्वीकार कर लो। इसे में हमारा और ठाकुर जी का सम्मान है। ठीक है वीरा, ठाकुर जी और महाराज सही कह रहे हैं। तुम थोड़ी देर विश्राम करो, मैं और बाकी सहेलियां बाहर की रस्में देखकर आती हैं। तुम अपना श्रृंगार शुरू करो, हम बस अभी आए। एक एक करके सब कमरे से बाहर चले गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि वीरा को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और पीछे छूट गया यादों का शोर। अब उस विशाल कक्ष में वीरा अकेली थी और उसके सामने खड़ा था वो दर्पण जो अपनी चांदी जैसी चमक से पूरे सन्नाटे को निगल रहा था। ठाकुर जी कह रहे थे कि इस आईने में मुख देखते ही मन का बोझ उतर जाएगा। क्या सच में इस आईने में कोई जादू है? क्या ये मुझे मेरी सहेली को खोने का गम भुला पाएगा? मैं भी तो देखूं, इसमें ऐसा क्या खास है? वीरा कांपते हाथों से आईना उठाती है और उसे अपने चेहरे के सामने लाती है, लेकिन जैसे ही वो आईने में झांकती है उसके होश उड़ जाते हैं। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। उसकी जगह एक धुंधला सा मंजर है जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वीरा, वीरा मुझे बचा लो, यहाँ बहुत अंधेरा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। वीरा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचा लो, बचा लो। ईशा की पुकार सुनकर वीरा के हाथ कांपने लगे। इससे पहले कि वीरा कुछ समझ पाती, वो चेहरा और आवाज अचानक धुंध में ओझल हो जाते हैं। आईने का कांच फिर से साफ हो जाता है और अब उसमें वीरा का अपना डरा हुआ चेहरा दिखाई देने लगता है। ईशा, ईशा, ये तो ईशा की आवाज थी। ईशा, ईशा तू कहाँ है? तू कहाँ चली गई है? अभी तो तू यही थी। ईशा, जवाब दे, क्या ये मेरा वहम था या तू सच में संकट में है? वीरा पागलों की तरह आईने के पीछे और चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कमरे का सन्नाटा उसे डराने लगता है। नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। वो आवाज ईशा की ही थी, वो मुझे बुला रही थी, पर वो गायब कहाँ हो गई? ईशा, ईशा बाहर आओ। ईशा, मजाक मत करो। घबराहट में वीरा ने जैसे ही अपने मेहंदी वाले हाथ उस आईने पर रखे, वो जादुई कांच पानी की तरह पिघल उठा। पलक झपकते ही आईने ने वीरा को अपनी गहराइयों में खींच लिया।
और वो रहस्यमयी तरीके से ओझल हो गई। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और आईने पर चमक रहा था वीरा की मेहंदी का वो खौफनाक निशान। वीरा, ओ वीरा, जल्दी बाहर आओ। क्या तुम तैयार हो गई? देखना, आज राजकुमार आर्यन तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। वीरा, कहाँ छुप गई हो तुम? अब मजाक छोड़ो और बाहर आओ, देर हो रही है। वीरा, तुम सुन रही हो? वीरा, तुम यहाँ क्यों नहीं हो? अभी तो तुम यहीं बैठी थी। वीरा, जवाब दो। काव्या घबराकर गलियारे की ओर भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर राजा विक्रम, उनकी पत्नी रानी साहिबा और राजकुमार आर्यन भागते हुए कमरे में आए। क्या हुआ काव्या? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? और वीरा कहाँ है? आर्यन, वीरा यहाँ नहीं है। मैंने पूरा कमरा देख लिया, वो कहीं नहीं है। अभी ठाकुर जी और महाराज उसे उपहार देकर गए थे। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई और जब वापस आई तो वो गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी होने वाली बहू, जो इस घर की लक्ष्मी बनने वाली थी, वो अपनी शादी के दिन कमरे से कैसे गायब हो सकती है? राजा जी, कुछ करिए। ठहरिए, यहाँ देखिए, ये आईना जिसे ठाकुर जी देकर गए थे, इसमें ये निशान कैसा? काव्या, क्या ये वीरा की मेहंदी के निशान नहीं है? हाँ आर्यन, ये तो वीरा की ही हथेली का निशान है, पर ये आईने के बीचों बीच कैसे आया? और देखो, इसमें से अभी भी एक अजीब सी चमक निकल रही है। इसका मतलब साफ है आर्यन, इस आईने ने कुछ किया है। मुझे तो लगता है कि ये कोई साधारण तोहफा नहीं है, बल्कि कोई शैतानी जाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आर्यन वीरा को अपने अंदर खींच लिया हो। जैसे तालाब ने ईशा को निगला था, वैसे ही ये आईना वीरा को निगल गया। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो। एक बेजान आईना भला किसी इंसान को कैसे निगल सकता है? ये मुमकिन नहीं है। क्या पता वीरा किसी और मुसीबत में हो या कोई उसे चुपचाप यहाँ से ले गया हो। आर्यन, ये महज एक कांच का टुकड़ा नहीं है। अपनी आंखों से देखो। क्या तुम्हें इस पर वीरा की मेहंदी का वो निशान नहीं दिख रहा? ठाकुर ने ये जानबूझकर किया है। वो जानता था कि वीरा अपनी सहेली के गम में कमजोर होगी और इस आईने के जाल में फंस जाएगी। पर काव्या, अगर तुम्हारी बात सच है तो हम उसे वापस कैसे लाएंगे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ है और किस हाल में है। आर्यन, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये काम किसी मामूली इंसान का नहीं, बल्कि गहरी काली शक्तियों का है। और इन शक्तियों का तोड़ सिर्फ ही एक इंसान के पास हो सकता है। गांव की सरहद पर रहने वाली तांत्रिका भैरवी, वही बता सकती है कि इस आईने के पीछे का सच क्या है। प्रणाम भैरवी माँ, हम बहुत बड़ी दुविधा में आपके पास आए हैं। मेरी होने वाली पत्नी वीरा अचानक अपने कमरे से गायब हो गई है। पूरा महल छान मारा पर उसका कहीं पता नहीं चला। हमें डर है कि किसी बुरी शक्ति ने उसे कैद कर लिया है। हाँ माँ, कमरे में बस वो नया आईना रखा था जिसे ठाकुर जी उपहार में लाए थे। हमें शक है कि उसी आईने में कुछ काला जादू है। माँ, कृपया करके बताइए कि हमारी वीरा कहाँ है? क्या वो सही सलामत है? भैरवी की आंखें बंद थीं, मानो वो पाताल की गहराइयों में वीरा की रूह को ढूंढ रही हो। गुफा का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तभी भैरवी ने अपनी डरावनी आंखें खोली और सामने रखे जलपात्र पर अपना हाथ घुमाया। पानी अचानक खौलने लगा और उसमें एक धुंधला सा मंजर उभरने लगा। माँ, क्या आप देख पा रही हैं? मेरी वीरा कहाँ है? मुझे बस एक बार उसे देखना है। मैं उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता हूँ। शांत हो जाओ राजकुमार। जैसी तुम बंद कमरे और महलों की दीवारों में तुम जिसे ढूंढ रहे हो, वो इस संसार की सरहदों से बहुत दूर जा चुकी है। अनहोनी का साया तुम्हारी दहलीज पार कर चुका है और तुम अभी भी सच से अनजान हो। देखना चाहते हो ना कि तुम्हारी वीरा कहाँ है?
तो अपनी आंखों से इस जल की गहराइयों में झांको, पर सावधान, सच्चाई अक्सर उतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। देखो इस पानी की गहराई में। भैरवी के मंत्रों के साथ ही आर्यन और काव्या की आंखों के सामने हकीकत का पर्दा उठ गया। उन्हें जलपात्र में दिखाई दी एक डरावनी और अंधेरी गुफा, जहां नीली मशालों की रोशनी के बीच वीरा बदहवास खड़ी अपनी सहेली ईशा को पुकार रही थी। ईशा, ईशा, क्या ये सच में तू है ईशा? ईशा धीरे से मुड़ती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वीरा दौड़कर उसके पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। ईशा, ईशा, तू जिंदा है। मुझे लगा मैंने तुझे उस दिन हमेशा के लिए खो दिया। देख, मैं तुझे यहाँ इस नर्क में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैं आ गई ईशा, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ईशा, तू सुन रही है ना? आज मेरी शादी का दिन है। आर्यन और महाराज विक्रम महल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तू मिल गई, अब मेरी खुशियाँ पूरी हो गई। चल सकी, जल्दी यहाँ से निकलकर अपने घर चलते हैं। ये जगह बहुत डरावनी है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। शादी, घर और खुशियाँ तो सच में कितनी मासूम है वीरा। या शायद तूने कभी अपनी परछाई के पीछे छिपे अंधेरे को देखा ही नहीं। ईशा, तू ये क्या कह रही है? तेरी आवाज को क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मैं कहीं खोई नहीं थी वीरा, मैं तो यहीं थी, तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगा उस दिन तालाब में गिरना महज एक हादसा था? नहीं, वो तो तुझे इस कैद तक खींच लाने का एक रास्ता था। ईशा, क्या तू अपने होश में है? मैं तेरी जान बचाने के लिए मौत के मुंह में चली आई और तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे क्या लगा वीरा, मैं तेरी दोस्ती की भूखी हूँ? कितनी भोली है तू। बचपन से आज तक मैं सिर्फ तेरी परछाई बनकर रही ताकि एक दिन तेरी जगह ले सकूं। और आर्यन, जिसे तू अपना होने वाला पति कहती है, तुझे पता भी है कि मैं उसे किस हद तक चाहती थी, पर तूने अपनी इस राजकुमारी वाली चमक से उसे भी मुझसे छीन लिया। तू राजकुमारी थी, इसीलिए आर्यन तेरा हो गया और मैं सिर्फ तमाशा देखती रही। पर अब और नहीं। तुझे क्या लगा उस दिन तालाब में मेरा गायब होना कोई हादसा था? नहीं, वो तो तुझे इस आईने की कैद तक लाने का मेरा और ठाकुर का एक नाटक था। ईशा, आर्यन तुझे कभी प्यार नहीं करता था और मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन माना। ईशा, तू इतनी गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो तुझे अपनी सहेली, अपनी बहन मानती थी। क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? तूने अपनी उस सखी के साथ गद्दारी की जिसने तेरे एक आंसू पर अपनी खुशियां मार दी थी। और वो ठाकुर जिसने वो जादुई आईना तोहफे में दिया था, क्या वो भी तेरे साथ इस सब में शामिल था? क्या वो भी इस काली साजिश का हिस्सा है? रोने से अब कुछ नहीं होगा वीरा। अपनी सहेली की ममता बहुत देख ली, अब जरा पीछे मुड़कर अपना काल तो देख कौन खड़ा है। ईशा की बात सुनकर वीरा जैसे ही कांपते हुए पीछे मुड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सिर्फ ठाकुर ही नहीं खड़ा था, बल्कि धुएं के गुबार से दो और साए उभरे। ये ईशा के माता और पिता थे, वही माता पिता जिन्हें वीरा ने हमेशा अपने परिवार की तरह सम्मान दिया था। आज उनकी आंखों में दया की जगह एक खौफनाक लालच चमक रहा था। सात दिन पहले की बात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों की आहट भी गूंज रही थी। ईशा और उसके माता पिता ठाकुर के उस रूप को देख रहे थे जिसे आज तक पूरी दुनिया से छिपाकर रखा गया था। शराफत का चोला ओढ़े ठाकुर आज अपनी असली और खौफनाक शक्ल में सामने खड़ा था। वाह ठाकुर जी वाह, मान गए आपको। पूरा राज आपको नेक और भला इंसान समझकर पूछता है। महाराज विक्रम भी आप पर जान छिड़कते हैं, पर आज आपकी बातें सुनकर समझ में आ गया कि आप असल में कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। उस शराफत के पीछे इतना बड़ा तांत्रिक छिपा बैठा है, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
कौन नहीं चाहता अपनी किस्मत बदलना ठाकुर जी, पर हमें करना क्या होगा? वीरा हमारी बेटी जैसी है। नहीं माँ, वो सिर्फ राजकुमारी है और मैं उसकी परछाई। मुझे वो राजपाट चाहिए, मुझे वो आर्यन चाहिए। ठाकुर जी, अगर आपकी विद्या से मुझे वीरा का वो रूप मिल सकता है, वो चमक मिल सकती है, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। ठाकुर जी, अगर आपके पास इतनी बड़ी कारी शक्तियाँ हैं और आप इतने बड़े तांत्रिक हैं, तो आप अपनी जादुई शक्तियों से वीरा को सीधे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? आपको इस नाटक में हमारी जरूरत क्यों है? मूर्ख लड़की, शक्तियाँ सब कुछ नहीं होती। वीरा उस शाही खानदान का वारिस है जिसका खून पवित्र है। मेरी काली शक्तियाँ उसे तब तक नहीं छू सकती जब तक वो खुद चलकर मौत के घेरे में कदम न रख दे। और उसे यहाँ तक लाने के लिए जादू नहीं, धोखा चाहिए। धोखा? हाँ, धोखा। ये दुनिया का सबसे घातक हथियार है। जादुई वार से तो कोई बच भी सकता है, पर जब अपना कोई पीठ में खंजर घोंपता है तो इंसान बिना लड़े ही मर जाता है। वीरा को यहाँ तक सिर्फ तुम ला सकती हो, क्योंकि तुम उसके सबसे करीब हो। तुम्हारा एक झूठा आंसू मेरी हजारों शक्तियों से ज्यादा ताकतवर है। ठाकुर जी, सब ठीक है, पर आखिर धोखा कैसे? मैं वीरा को धोखा कैसे दूंगी? वो तो मुझ पर इतना जान छिड़कती है, मैं उसे उस मौत के जाल तक कैसे खींच कर लाऊंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक सहेली होकर मैं उसे इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे डालूंगी। कल सुबह होते ही तुझे वीरा को किसी भी बहाने से उस तालाब के किनारे ले जाना है। वहाँ तुझे तालाब के ठीक बीचों बीच जाकर डूबने का ऐसा नाटक करना है कि वीरा का कलेजा फट जाए। साजिश का चक्रव्यूह अब पूरी तरह घूम चुका था। तांत्रिक ने बड़ी बेरहमी से ईशा के लालच और वीरा की अटूट दोस्ती को एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था। तो बस एक छोटा सा नाटक और बरसों की ये गरीबी हमेशा के लिए खत्म। वाह ठाकुर जी, आपकी इस योजना ने तो मेरा रोम रोम जगा दिया। कल जैसे ही वो मासूम वीरा मुझे बचाने के लिए उस गहरे पानी में कदम रखेगी, उसकी किस्मत का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा और उसका वो शाही चेहरा, वो राजसी ठाट बाट सब मेरा होगा। इस पूरे राज्य की रानी मैं बनूंगी और राजकुमार आर्यन वो भी सिर्फ मेरा होगा। तांत्रिक बाबा, अब बहुत हुआ ये यादों का खेल। आपने जो वादा किया था अब उसे निभाने का वक्त आ गया है। इस वीरा ने बहुत राज कर लिया। अब इसकी ये सारी खूबसूरती, इसका ये चमकता हुआ चेहरा और इसका ये शाही वजूद सब मुझे दे दीजिए। मैं और एक पल भी इन फटे पुराने कपड़ों में नहीं रहना चाहती। जल्दी से अपनी जादुई शक्तियों से मुझे राजकुमारी वीरा बना दीजिए। हाँ तांत्रिक बाबा, हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। हमने अपनी बेटी को दांव पर लगाया और वीरा को इस जाल तक खींच लाए। अब हमारी बेटी को उसका हक दिला दीजिए, ताकि हम भी इस गरीबी से आजाद होकर महलों का सुख भोग सके। हवा में लालच की गंध तैर रही थी। ईशा और उसका परिवार अपनी जीत के नशे में चूर थे। तभी तांत्रिक के चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान उभरी। मूर्ख, तुम सब के सब महामूर्ख हो। तुझे क्या लगा ईशा कि मैं अपनी वर्षों की तपस्या और ये अनमोल शक्तियाँ तुझ जैसी एक मामूली और लालची लड़की का चेहरा चमकाने में जाया कर दूंगा? हाँ? अरे जिसकी फितरत में ही गद्दारी हो उसे मैं राजमहल की रानी बनाऊंगा। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मुझसे वादा किया था। आपने कहा था कि जैसे ही वीरा इस जाल में फंसेगी, आप अपनी शक्तियों से उसका सारा नूर, उसकी वो खूबसूरती मुझे दे देंगे। मेरा ये साधारण सा चेहरा वीरा की तरह चमकने लगेगा और मैं इस राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी बन जाऊंगी। मैंने आपके कहने पर अपनी बरसों की दोस्ती दांव पर लगा दी।
चुप हो जा लड़की। तुम लोग तो मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थे जिसे मैंने अपनी विसात पर बड़ी सफाई से चला। मुझे तुम तीनों की नहीं, सिर्फ एक वीरा की जरूरत थी, क्योंकि ये शाही खून है, इसके पुरखों ने पुण्य किए हैं और मेरी काली शक्तियों को पूर्ण होने के लिए इस राजकुमारी की पवित्र बलि चाहिए थी। तुम जैसे दो कौड़ी के लालचियों के साथ मिलना तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वीरा का ये सुरक्षा कवच सिर्फ तुम जैसे गरीबी ही तोड़ सकता था। पाप की नाव अब डूबने वाली थी। ईशा ने जिस शैतान का हाथ पकड़कर आसमान छूने का सपना देखा था, उसी शैतान ने उसे मौत की गहरी खाई में धकेल दिया था। तांत्रिक का असली चेहरा सामने था और वीरा के साथ साथ अब ईशा के परिवार की सांसें भी संकट में थीं। सखी, सखी, ये तूने क्या किया? अपनी इस वीरा के साथ ये कैसे न्याय किया? क्या हमारी बरसों की वो यादें, वो एक साथ बिताया हुआ बचपन, वो हंसी ठिठोली सब एक पल में धूल बन गए? क्या एक मिट्टी के महल के लालच में तूने अपनी सहेली का सौदा कर लिया ईशा? अपनी उस बहन जैसी सहेली को मौत के घाट उतार दिया? मुझे तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, लेकिन अपनी सखी से हार जाऊंगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर देख, जिस शैतान के लिए तूने मुझे बेचा, आज वही तेरा भी नहीं हुआ। गद्दारी का फल कभी मीठा नहीं होता ईशा, कभी नहीं। और काका काकी, आप लोग भी इस पाप में बराबर के भागीदार निकले। आज मुझे आप लोगों को अपना कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। वीरा, मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी हो गई थी सखी, मैं लालच के उस काले अंधेरे में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि ये राजपाट, ये खूबसूरती मुझे खुशियां देंगे, पर मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैंने उस महल के लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया, जिसने आज मेरी ही मौत का फंदा तैयार कर रखा है। वीरा के शब्द किसी तीर की तरह ईशा के परिवार के कलेजे को चीर रहे थे। जहाँ कभी प्यार और सम्मान था, वहाँ अब सिर्फ गद्दारी की कालिख और शर्मिंदगी बची थी। पर तांत्रिक के लिए ये सब सिर्फ एक तमाशा था, जिसकी परिणति अब खून और बलि से होने वाली थी। सखी, जिस सहेली ने मुझे अपनी पलकों पर बिठाया, मैंने उसी के सीने में खंजर घोंप दिया। आज जब ये मौत मेरे सामने खड़ी है, तब मुझे समझ आ रहा है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि तेरी उस सच्ची दोस्ती में थी, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जला दिया। हो सके तो अपनी उस अभागन सखी को माफ कर देना वीरा। मुझे पता है मैं इससे माफी के काबिल नहीं हूँ, पर तेरी दी हुई मौत भी इस तांत्रिक की गुलामी से बेहतर होगी। मुझे माफ कर दे सखी, मुझे माफ कर दे। मेरा बेटी, मुझे माफ कर दे। आज एक पिता अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं कैसा भागा बाप हूँ। आज लालच के चक्कर में मैंने एक नहीं, अपनी दो बेटियां खो दी। एक जिसे मैंने अपने कोख से नहीं पाला, और दूसरा जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर उसे गद्दारी की आग में झोंक दिया। हमें माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। पछतावा जब हद से गुजर जाए, तो वो भी किसी सजा से कम नहीं होता। ईशा का लालच अब उसके आंसुओं में बह रहा था, लेकिन क्या ये आंसू उस गद्दारी के दाग को धो पाएंगे? साजिश करने वाले अब खुद उस साजिश का शिकार बन चुके थे। बस करो, ये तमाशा बंद करो। बहुत हो गया तुम लोगों का ये रोना धोना। क्या यहाँ कोई नाटक चल रहा है? बंद करो ये प्रेम कहानी और पछतावे का ढोंग। मुझे तुम लोगों की इन झूठी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम सबको क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तुम सबको अभी की अभी मौत के घाट उतार दूंगा। और रही बात इस वीरा की, तो आज इसकी बलि चढ़ेगी। इसके शाही खून की आहुति से
मैं वो असीम शक्तियां हासिल करूंगा जिससे पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। अब कोई भगवान या कोई चमत्कार तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। एक तरफ तांत्रिक की गुफा में मौत का तांडव शुरू होने वाला था, तो दूसरी तरफ भैरवी की कुटिया में आर्यन और काव्या की सांसें थमी हुई थीं। उस दिव्य जल के पात्र में वो गुफा के भीतर घट रही एक एक खौफनाक घटना को साफ देख रहे थे। अब और नहीं भैरवी माँ, मैं अपनी आंखों के सामने वीरा की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता। उस नीच तांत्रिक ने मेरी वीरा के साथ साथ पूरी इंसानियत को धोखा दिया है। मैं अभी जाकर उस गुफा की दीवारें ढा दूंगा और उस राक्षस का सिर काट दूंगा। रुको आर्यन, जल्दबाजी तुम्हारी और वीरा दोनों की जान ले सकती है। वे कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि काली शक्तियों की स्वामी हैं। उसे तलवार की धार से नहीं बल्कि सही समय और सही तरीके से ही मारा जा सकता है। तो फिर रास्ता क्या है माँ? वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। उसकी जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उस काली तलवार में है। जब वह तांत्रिक वीरा को बलि देने के लिए अपनी तलवार हवा में उठाएगा, ठीक उसी पल उसके शरीर की सारी ऊर्जा उस तलवार के अंदर सिमट जाएगी। उस समय वह तलवार सबसे शक्तिशाली होगी। आर्यन, तुम्हें सिर्फ अपनी पूरी ताकत से उस तलवार पर वार करके उस दो टुकड़ों में उसे बांटना है। अगर तलवार नहीं टूटी तो तुमसे कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। भैरवी ने अपनी दिव्य शक्तियों को केंद्रित किया और कुटिया के जादुई आईने को एक द्वार में बदल दिया। देखते ही देखते उसने आर्यन और काव्या को उस आईने के भीतर धकेल दिया, जिससे वो पलक झपकते ही सीधे तांत्रिक की गुफा में पहुंच गए। बस वीरा, अब अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। आज तेरी बलि चढ़ते ही मैं अमर हो जाऊंगा और ये पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। मर जा। रुक जा तांत्रिक, रुक जा दुष्ट ठाकुर। तूने अपने इन दो चेहरों से पूरे राज्य को धोखे में रखा। अब और नहीं, तेरी पाप की लंका ढाने का समय आ गया है और तेरा अंत अब मुझसे दूर नहीं। तो आ गए राजकुमार अपनी दुल्हनिया को मौत के मुंह से बचाने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या गजब नजारा है। आर्यन की ललकार सुनते ही तांत्रिक की आंखों में खून उतर आया। उसने एक जोरदार जादुई प्रहार किया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन से ऊपर हवा में उछाल दिया और फिर पूरी ताकत के साथ उसे पथरीली जमीन पर वापस पटक दिया। आर्यन का शरीर बेदम होकर नीचे गिरा और वो बुरी तरह घायल हो गया। तो तू आया है मेरा अंत करने। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तो सब कुछ खत्म कर देगा। अरे मूर्ख राजकुमार, तू ये भूल गया कि ये ठाकुर की गुफा है। जो यहाँ एक बार आता है वो दोबारा अपनी जान लेकर वापस नहीं जाता। यहाँ मौत भी मेरी इजाजत के बिना कदम नहीं रखती और तूने तो खुद अपनी चिता यहाँ लाकर सजा ली है। अरे नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। आर्यन पूरी तरह घायल हो चुका है। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो वे तांत्रिक सबको खत्म कर देगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जब तांत्रिक आर्यन को घायल करके अपनी जीत के नशे में उससे बातें कर रहा था, तभी काव्या ने मौके का फायदा उठाया। वो दबे पांव रेंगती हुई तांत्रिक की उस तलवार के पास पहुंची और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने हाथों में उठा लिया। ओ दुष्ट तांत्रिक, बहुत हुआ तेरा ये खूनी तमाशा। एक बार पीछे मुड़कर तो देख कि तेरी मौत किसके हाथ में खड़ी है। तांत्रिक चौंककर पीछे मुड़ता है और देखता है कि काव्या ने उसकी वो तलवार अपने हाथों में थाम रखी है। तांत्रिक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। नहीं नहीं, रुक जा लड़की, उस तलवार को हाथ मत लगा। वो मेरी बरसों की तपस्या है। उसे नीचे रख दे, उसे नीचे रख दे। क्या कह रहा था तू?
कि तेरी अनुमति के बिना इस गुफा में हवा भी नहीं चलती। देख, अब तेरी अपनी ही काल तलवार मेरे हाथों में है। तू जिस शक्ति पर घमंड कर रहा था, अब वही शक्ति तेरी गर्दन काटेगी। अब तू अपनी जान बचा, भीख मांग, इस वीरा से नहीं, मुझसे। काव्या ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और तांत्रिक की उस तलवार को अपने घुटने पर टिकाकर एक झटके में तोड़ दिया। जैसे ही तलवार के 2 टुकड़े हुए, नहीं नहीं, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। ये आग मुझे निकल रही है, बचाओ। बहन, मेरी सखी, मुझे माफ कर दे वीरा, मैं बहुत खराब हूँ। लालच और जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। क्या तू मुझे सुधरने का एक मौका भी नहीं देगी? मुझे अपना ले सकी, मुझे फिर से वही पुरानी ईशा बना ले। मैं अपनी इस गंदगी के साथ नहीं जी पाऊंगी। बस कर ईशा, अब इन झूठे आंसुओं का कोई फायदा नहीं। तूने ना सिर्फ वीरा को बल्कि पूरे राज्य को मौत के मुंह में धकेला था। ऐसी गद्दार सहेली की जगह इस महल में नहीं बल्कि काल कोठरी में होनी चाहिए। इतना कहकर काव्या अपना मुंह फेर लेती है। वीरा भी चुपचाप खड़ी ईशा को देखती रहती है। उसका चेहरा गंभीर है। ईशा को लगता है कि अब उसे कोई माफ नहीं करेगा। तभी वीरा आगे बढ़ती है और ईशा को उठाकर गले लगा लेती है। ईशा, तूने जो किया उसके बाद तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे गले लगा लूंगी? तूने मेरी जान दांव पर लगा दी थी। बस कर, अब चुप हो जा पगली, बहुत रोली। तुझे क्या लगा था कि मैं अपनी बचपन की सखी को इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी? जब तूने अपनी गलती मान ली तो मेरा सारा मन साफ हो गया। रोकर अपनी आंखें क्यों सजा रही है? तुझे क्या लगा था मैं अपनी इस सहेली को माफ नहीं करूंगी? अरे बुद्धू, अब क्या तू अपनी इस सखी को अपने हाथों से दुल्हन नहीं बनाएगी? अब क्या तू अपनी सखी को इन हाथों से दुल्हन नहीं बनाएगी? क्या मुझे सजाने के लिए अब किसी और को बुलाना पड़ेगा? झूठी कहेगी, पहले तो खुद डरा दी और अब बड़ी महान बन रही है। बस कर, अब मुझे और कितना रुलाएगी? मेरी तो नाक भी लाल हो गई है। चल अब चुपचाप वहाँ बैठ जा और ज्यादा नखरे मत कर। आज तुझे ऐसी दुल्हन बनाऊंगी कि राजकुमार आर्यन तुझे देखते ही रह जाएंगे।